सबको जय भीम। मेरी तारीफ कुछ ज़्यादा कर दी गई है। बहरहाल पवार साहब, गौतम साहब, खोबड़ागरे साहब, श्रावण जी और मिर्ज़ा साहब चले गए। आप सबको ये गोल्डन जुबली की बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गोल्डन जुबली पूरा वर्ष मनता है, तो मैं दीक्षा भूमि पे अभी हूँ और बोल रहा हूँ, और एक अपील आपसे करता हूँ कि जिस तरह से धम्म दिवस बाबा साहब ने इसी धरती पे धम्म की दीक्षा ली थी, और अंबेडकर नामा पे एक एक एपिसोड उस पर बन चुका है। कई एपिसोड्स हमने बनाए थे, क्या कहा था, कितने लोग आए थे, अखबार में क्या रिपोर्टिंग हुई थी। तो जिस तरीके से उन्होंने लाखों अपने अनुयायियों के साथ यहाँ धम्म की दीक्षा ली थी, मैं महाराष्ट्र के सभी दोस्तों से यह अपील करता हूँ, और साथ साथ आज के दिन देश के पूरे दोस्तों से अपील करता हूँ कि उसी तरह 14 अक्टूबर को दोहराई जाए और दीक्षा भूमि में बड़ा कार्यक्रम हो दलित पैंथर का। तब मजा आएगा, मजा तब आएगा। हॉल भरा हुआ है, लेकिन ये काफी नहीं है। प्रतिरोध का संदेश कई बार संख्या से भी जाता है। जब लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, और अब हमें कोई मीडिया की जरूरत नहीं, हमारा मोबाइल फोन ही काफी है। मैं आपके प्रोग्राम्स में आता हूं तो बतौर वक्ता भी रहता हूं, और बगैर माइक वाइक और स्टैंड वगैरह लेके भी चलता हूं। अपनी रिकॉर्डिंग खुद ही करनी पड़ती है। तो हमारे साथी यहाँ हमें सहयोगी मिल गए हैं, उन्होंने मेरे लिए कैमरा पकड़ लिया है, तो खुद ही करनी पड़ती है। बहरहाल अब पवार साहब के साथ कल से गुफ्तगू कर रहा हूं, और उनके सामने दलित पैंथर पे बोलना उसी तरीके से है जैसे कि सूरज सामने हो और दिया चुनौती दे। सूरज के सामने दिया चुनौती दे कि मैं आपको बताऊंगा आप कितनी प्रकाश है आप में। तो वो बात है। दलित पैंथर पे हम सुनेंगे। मैंने आग्रह किया है कि थोड़ा मिक्स्ड हिंदी में भी बोलें, ताकि अम्बेडकर नामा के दोस्त भी इनके आपको सुनेंगे। मैंने अभी दलित पैंथर वो किताब हिंदी में प्रकाशित हुई है दिल्ली से, फॉरवर्ड प्रेस से मैंने मंगाई है। कुछ मैंने पढ़ा है। तो मेरी एक उल्टी आदत है, जब लोग ऐसे सोचते हैं मैं थोड़ा उल्टा सोचता हूँ। इतिहासकार का काम ही यही होता है, इतिहास के छात्र का, कि थोड़ा उलट पुलट करके सोचो, तब समझ में आएगा। तो मैं किताब का इंट्रोडक्शन के साथ साथ पढ़ता ही हूँ, और सबसे पहले मैं कंक्लूडिंग पोर्शन पे चला जाता हूँ कि आखिर किताब का सारांश क्या है। उसके बाद पूरा किताब पढ़ता हूँ। शुरुआती कुछ पेज पढ़ने के बाद मैं सीधा चला गया, देखें अंतिम में पवार साहब क्या लिख रहे हैं। तो अंतिम में उन्होंने लिखा है दलित पैंथर का विघटन, पतन कैसे हुआ। और इसमें जो कारण बताए हैं वो दिलचस्प है कि कैसे दलित पैंथर के कुछ कार्यकर्ता दादा बन गए, उगाही करने लगे, तमाम ये बातें हैं। और कैसे उसमें 3 खंड बट गए उसी चुनाव में 70s में। उसमें से तो कुछ अब दलित पैंथर क्या, अब तो वो ऑरेंज कैट बन के मंत्री वगैरह भी बन गए होंगे। पैंथर से ऑरेंज कैट। तो वो मैंने पढ़ा, देखा उस पर, और कुछ और शोध की ज़रूरत है मुझे लगता है। बहुत ही आपने शॉर्ट में कंक्लूडिंग पोर्शन डाल दिया है। हो सकता है अनुवाद में कुछ बेहतर ही हो, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि उस पर और काम करने की ज़रूरत है, और उसमें हम लोग का सहयोग अगर होगा तो हम करेंगे। कि मेन था कि दादागिरी, उगाही, ये हर मूवमेंट के साथ इस तरह का होता है, और गुटबंदी ये भी होता है, और इसका कारण तलाश करने की ज़रूरत है। इसका कारण ये है, मैं अंबेडकर साहब को पढ़ रहा हूँ, और भक्ति से नहीं पढ़ रहा हूँ, यकीन मानिए, भक्ति भाव से नहीं पढ़ रहा हूँ। अंबेडकर साहब को एकदम इतिहासकार की दृष्टि से वो पढ़ रहा हूँ। उनके ज़माने में व्हाट्सएप इंटरनेट नहीं था, उनके ज़माने में जियो पॉलिटिक्स कुछ और था, डेवलपमेंट का ये लेवल नहीं था, बहुत सारे इशूज हो सकते हैं। तो एक इतिहास के छात्र को भक्ति के साथ किसी व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए, क्रिटिकल असेसमेंट के साथ पढ़ना चाहिए। मैं वैसे ही पढ़ रहा हूं। तो अगर उनको, उनसे जो मैंने समझा है वो यही समझा है
कि अभी तो खोबड़ा गढ़वी साहब आईएएस ऑफिसर रहे हैं, जिला संभाले होंगे, बड़े बड़े पोजीशन संभाले होंगे। अगर कप्तान सिपाही के ऊपर कप्तान नहीं हो, सिपाही पुलिस सिपाही के ऊपर अगर कप्तान नहीं हो तो सिपाही क्या बनेगा? सिपाही बंदूक लेके डाका भी डाल सकता है। तो इसीलिए एसपी कमांडर की जरूरत होती है। मुझे लगा कि एक लंबे समय में बाबा साहब जिस तरह का कमांडर्स चाहते थे, दलित पैंथर ने जिस तरह 3 लोग, पवार साहब हमारे साथ हैं, आप इनको सुनेंगे, अम्बेडकर नामा पे लंबा लंबा इंटरव्यू हमने किया है। राजा ढाले थे और ढसाल साहब थे। 3 लोगों ने इस बीड़ा को उठाया। वो गैप जो था 56 के बाद और तकरीबन 14-15 साल का गैप, इस तरह से लग रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूं, कि लग रहा था कि पेशवाई शासन की वापसी हो रही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में पेशवाई की वापसी हो रही है। तो हमें बहुत सारे कप्तान की जरूरत है, लीडर्स की जरूरत है। और शायद मैं गलत भी हूं। 75 साल में जो एक्सपेक्टेशन था बाबा साहब की लीडर्स प्रोड्यूस करने की, हम लोग ज्यादातर डीलर्स प्रोड्यूस कर दिए, लीडर नहीं प्रोड्यूस किए। और लीडर्स को हम बहुत लिमिटेड सेंस में समझते हैं। लीडर का मतलब समझते हैं वो आमदार हो गया, खासदार हो गया, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, मिनिस्टर हो गया, यही लीडर होता है। बाबा साहब तो लोकसभा चुनाव कभी नहीं जीते। कहां जीते मुझे बताइए? एंड वर्ल्ड लीडर बने हुए हैं। थोड़ा व्यापक समझ, व्यापक करने की जरूरत है। थोड़ा सा और बोलूंगा क्योंकि कई लोग हैं और मुझे लगता है कि 10 मिनट बोल के फिर दो हमारे जो चीफ स्पीकर्स हैं, गेस्ट हैं, उनको सुना जाएगा। क्योंकि आजकल भावना आहत गिरोह जो है बहुत सक्रिय है। भावना आहत गिरोह बहुत सक्रिय है और 22 प्रतिज्ञा भी चर्चा में है। और मैं नागपुर में हूं, दीक्षा भूमि पर हूं, तो इस पे नहीं बोलूं तो मुझे लगता है कि मुझे मजा नहीं आएगा। क्योंकि भावना आहत गिरोह का हेडक्वार्टर इधर ही है। ठीक कह रहा हूं? भावना गिरोह जो है, भावना आहत गिरोह, उसका हेडक्वार्टर इधर ही है। और भावना आहत विश्वविद्यालय के जो पहले गुरु थे, वाइस चांसलर बुद्ध साहब, तथागत बुद्ध, और बाद में बाबा साहब, उनका बिगड़ा हुआ चेला मैं हूं। बिगड़ा हुआ चेला हूं, इसलिए बगैर इन पर बोले हम रहेंगे नहीं। अभी लेटेस्ट आया है राजेंद्र पाल गौतम साहब पर। उस साधु लोग जो है वो कह रहा है कि 50 लाख रुपया का इनाम रखेंगे। गौतम साहब शरीफ चले हैं, मैं बिगड़ा चला हूं। हम दोनों दोस्त भी हैं, आसपास रहते भी हैं। सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि बाबा काम तो करते नहीं हो, 50 लाख इनाम दे रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो क्या? इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो? पहले पूछो बाबा से। अरे डरपोक आदमी, तुम इनाम दे रहे हो किसी और को। अरे हिम्मत है तो खुद आओ ना, खुद आसपास बातचीत करेंगे। हिम्मत है तो खुद आओ। भाई संविधान बहुत कुछ कहता है। मुझे भी बहुत भावना आहत गैंग ने इतनी मुझे धमकियां मिलती है रोज। अभी तो थोड़ा कम हो गया, इधर वो लगा डरेगा नहीं, इसलिए अब थोड़ा कम हो गया है। बहुत सारी धमकियां, मैं रोज ये मार दूंगा, काट दूंगा। मैं अकेले ही रहता हूं, इससे मेरे कैंपस में मेरे अलावा आसपास में घर भी नहीं। तो मैंने कहा कि भाई मार काट दोगे तो संविधान हमें अपनी हिफाजत की रक्षा करने की अधिकार देता है। मैंने प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दी कि मुझे AK-56 का लाइसेंस दीजिए, जरा गिद्धरों का शिकार करना है। भाई अकेले आओगे कि झुंड में आओगे, ये बता क्या ना, तब ना बातचीत होगी। संविधान हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है। झुंड में आओगे तो नंबर बता देना, उसी हिसाब से खाने पीने का इंतजाम करूंगा। साथियों ये बात क्यों कह रहा हूं? बहुत अखबार में छपा, टेलीविजन में चला कि प्रोफेसर ने AK-56 की मांग की। सांकेतिक, सिंबॉलिक थे। क्यों?
हमारे कई साथी, मैंने पहले ही कह दिया, राइडर लगा दिया है, मेरे से आप सहमत असहमत हो सकते हैं। कई साथी हमारे कई बात कहते हैं, मैंने पहले बिगड़ा हुआ चेला मैंने लगा दिया, इसलिए मेरे से आप असहमत हो सकते हैं। प्रेम, करुणा, शांति बात करते हैं। मैं कहता हूं सही बात है, लेकिन ये काफी नहीं है। प्रेम, करुणा, शांति उनके सामने बात करेंगे ना जो इसका मतलब समझता हो। गीदड़ और भेड़ियों के सामने प्रेम, करुणा, शांति की बात करेंगे, आपको खा जाएगा। तो उसके लिए जो है रक्षा के लिए डंडा बगल में रखना पड़ता है। और जिस दिन आप अपने खड़े होके देखिए, भावना आहत तो हम कुछ नहीं भी बोलेंगे तब भी हो जाएगी। मेरे शर्ट अच्छे सफेद हैं, कपड़े अच्छा हैं, मूंछ रखने हैं उससे भी स्टाइल गड़बड़ हो जा सकता है, बुलेट पे चल रहे हैं उससे भी। तुम्हारी भावना का हमने ठेका लिया है क्या? अगर ये तुम्हारी भावना आहत होना है तो तुमको हर सेकंड, हर पल, हर मिनट तुम्हारी भावना आहत होगी और करेंगे। अपने आप को सुधारो, ये है मामला। तो इनकम टैक्स जरूर गौतम साहब लिखिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी आजकल बड़ा एक्टिव है, सीबीआई, उनको भी लिख दीजिएगा जरा बाबा का पता करो पैसा कहां से आया है, दान में मिला है, भीख मांगा है कि कमा के लाया है, और इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है कि नहीं भर रहा है। चलिए, 22 प्रतिज्ञा जो है बहुत चर्चा में। एक बात बताओ आप, इस दीक्षा भूमि पे 22 प्रतिज्ञा पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है? बड़े बड़े कार्यक्रम इधर होते हैं ना, 14 अक्टूबर को, उसमें बीजेपी और आरएसएस से जुड़े नेता आते हैं कि नहीं आते? देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, नाम ले रहा हूं मैं मैडम, सब आते हैं, उनके सामने 22 प्रतिज्ञा पढ़ी जाती है। उसको किसी ने कहा इस्तीफा देने के लिए? किसी ने मांगा? मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों आता है यहां पे? बैठ के बुलाते हैं लोग, बुलाते हैं इधर, फिर भी आता है आपके सामने 22 प्रतिज्ञा सुनता है। क्यों? वाई? क्योंकि आपका वोट बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको अच्छा लगता होगा ना, पंडित जी हमारे घर पे आए हैं, मेरे कंधे पे हाथ रख दिए, तो ये गुलामी का सोच है, आपको अच्छा लगता होगा। हम आएंगे तो हो सकता है उतना अच्छा नहीं लगे। वो आते हैं, आपका खाना खाते हैं, वो सोफा पे बैठेंगे, आप नीचे बैठेंगे, ये भी होता है। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं आया हूं 24 अक्टूबर को, कभी आया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं, इसलिए आपसे पूछ भी रहा। इसी से जुड़ा सवाल है कि धम्म 22 प्रतिज्ञा, घर वापसी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और मैं एकदम, मेरे यहां आइए, मेरे घर में कोई बच्चा तक भी कोई आडंबर, पाखंड, कर्म कुछ नहीं होता है। घर पे सबसे पहले अंबेडकर साहब का फोटो, फिर मूर्ति, फिर तथागत का फोटो, इतने ही है। मैं उपासक हूं, साधारण उपासक, है ना, कुछ कर्म कांड नहीं मानता, जो मर्जी है खाना खाता हूं, जिस दिन मर्जी है खाना खाता हूं। ये नहीं हो कि जय भीम भी बोल रहा हूं, पीछे गणेश जी भी रखा हुआ हूं, ये वाला नहीं हूं। क्या खोबड़ा गणेश साहब, ठीक कह रहा हूं कि जय भीम हमारा पॉलिटिकल बिजनेस है और इधर गणेश जी हमारा धार्मिक बिजनेस है, आस्था है, दिखाना भी है कि हम हिंदू हैं। तो वो वाला हम लोग नहीं है। तो ये सब अच्छी बात है, लेकिन बताइए क्या यह पर्याप्त और काफी है? क्या यह पर्याप्त और काफी है? मैं समझता हूं नहीं, कि जब तक राजनीतिक चेतना आपके अंदर नहीं आया, दोस्त और शत्रु को पहचानने का सेंस नहीं आए, तब तक प्रेम, करुणा, मैत्री, परिवर्तन, 22 प्रतिज्ञा इसके मतलब नहीं। पूरा महाराष्ट्र मान लिया बौद्ध में हो गया, तब भी आप दीक्षा भूमि पर बुलाओगे तो चीफ गेस्ट ऐसे ही लोगों को बुलाओगे जो आपके राजनीतिक शत्रु हैं, सांस्कृतिक शत्रु हैं। तो ये चेतना बढ़ी कि कम हुई? ये बेसिक पॉइंट है, इसको फोकस करने की जरूरत है। और देखिए, लड़ाई कोई भी आत्मसम्मान स्वाभिमान की लड़ाई जो है ना, कोई भी किस्तों में नहीं होती है।
छोटा छोटा किस्त में नहीं लड़ी जाती है, ये तो आर पार लड़ी जाती है कि आज इतना लड़ेंगे 25 पर। नो, आज तो आंदोलन करना बहुत आसान है, बहुत आसान। खाली एक चीज की कमी है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। और हमारे लोगों में नेता बनने की बड़ी भूख है, तुरंत नेता बनना है। अरे अच्छा, अगर टीचर बनना है तो अच्छा पहले छात्र बनो। अच्छा वक्ता बनना है पहले तो अच्छा श्रोता बनो। अच्छा अगर लीडर भी बनना है तो अच्छा अनुयायी बनो, पहले सीखो। तथागत के पास जो आते थे वो पहले सुनते थे उनको, 5 जो उनके छात्र थे सुनते थे। सफेद कुर्ता पजामा पहनने से और जय भीम का नारा लगाने से खाली आप लीडर नहीं बन सकते हैं। ये लड़ाई बुद्धि की है। प्रबुद्ध भारत, बुद्ध तो सब कुछ बात करते हैं, लेकिन वो लड़ाई हम लड़ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण मैं बता रहा हूं। सब लोग बोलेंगे कि इतिहास जो नहीं बाबा साहब ने कहा था। अरे कब तक इतिहास ढो रहे हो? इतिहास बनाओ। इतिहास पढ़ने का मतलब इतिहास बनाना है। अभी मेरे यहाँ कुछ साथी आए थे, महाराष्ट्र के भी कुछ थे हमारे दोस्त लोग, मैंने दावत दी थी तो आए थे। तो हमने इसी तरह नॉर्थ साउथ इंडिया की बात चल रही थी। तो हमारे दोस्त ने कहा कि महाराष्ट्री दलितों ने बहुत काम कर लिया, अब रेस्ट की जरूरत है। बहुत काम कर लिया, बाबा साहब जो दे के गए थे अभी संभला नहीं ठीक से। संभला है क्या? गिनवाऊं क्या क्या दे के गया उन्होंने। मैंने कहा नॉर्थ और महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, जो सोशल कल्चरल मूवमेंट अलग अलग। वहां पे 672 साल मुसलमानों का शासन था, इसलिए पेशवाई नहीं आई। वहां पे संत परंपरा थी, कबीर, रविदास, तमाम ऐसे लोग थे। दूसरा, किसी कास्ट का इतना पॉपुलेशन नहीं था ईस्टर्न यूपी बिहार में कि कोई किसी को दबोच दे। तो इसलिए पेशवाई फॉर्म का वो रूप उधर नहीं देखा कि कमर में मटका और झाड़ू बांध के। वहां तुरंत लड़ाई भी होती है, मान भी जाता है। यहाँ पेशवाई रूप देखा, इसलिए यहाँ बड़े बड़े साइंटिफिक तरीके के आइडियोलॉग सब पैदा हुए। ईस्टर्न यूपी बिहार बुद्ध की धरती है ना, तो वो थोड़ा झगड़ा भी करेगा, दबाएगा भी, एक लेवल के बाद फिर सुधर भी जाएगा। कई तरह के आंदोलन हुए। अगर सामंतवाद वहां दमन कर रहा था, रणवीर सेना थी, तो माले के रूप में, नक्सलवाद के रूप में उसका रेसिस्टेंस भी आया। उसके बाद सब सेटल हुआ। लेकिन यहां अभी पेशवाई प्रवृत्ति जो है दिमाग से उतरने का नाम नहीं ले रही। और ये महाराष्ट्र के लोगों की जिम्मेदारी थी, ये पूरे अम्बेडकराइट, फूले और साहू जी महाराज के मूवमेंट को पूरे देश और दुनिया में फैलाए। इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बनाता। एक बात बताइए, कल मैं पवार साहब से बात कर रहा था, पूरे महाराष्ट्र में इतिहास के बहुत प्रोफेसर हैं कि नहीं है? दर्शन शास्त्र के बहुत प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस के बहुत प्रोफेसर हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कोई हिस्टोरियन, कोई फिलोसोफर दिख रहा है? हिस्टोरियन दिखा है? हिस्टोरियन का मतलब जो इतिहास लिखता है, इतिहास पढ़ाता नहीं है। तो वो नहीं बनाया हम लोगों ने। ये लड़ाई बाबा साहब जो इंस्टीट्यूशंस बना के गए थे, ये सिर्फ राज सत्ता की ही लड़ाई नहीं है। राज सत्ता तभी सस्टेन कर सकता है, धम्म तभी सस्टेन कर सकता है, 22 प्रतिज्ञा तभी सस्टेन कर सकता है जब उसको सस्टेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए उसके पीछे इंस्टीट्यूशन और बौद्धिक ताकत हो। और इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहब को पहले समझिए, पढ़िए भी और समझिए भी। पढ़ना और समझना दो बातें हैं। किताब सीधा पढ़ जाते हैं और समझते नहीं। बाबा साहब पहले बनाते हैं, पॉलिटिकल सेंस में कह रहा हूं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, देन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और आजादी के बाद आरपीआई। तीनों का मेरे पास रखा हुआ है फोल्डर में, तीनों का आप उठाकर देखिए मैनिफेस्टो। तीनों का मैनिफेस्टो बहुत ही ध्यान और गंभीरता से आप उसको पढ़िए। तीनों में बाबा साहब एक जैसे स्टैटिक नहीं दिखेंगे, उनके सोच विचार में बहुत परिवर्तन आ रहा है। आरपीआई, उन्होंने एक पौधा लगाया,
पौधा, वो पौधा फल देने से पहले ही उनके अनुयायियों ने ही फाड़ फूड़ के उसका जो है पत्ता और टहनी सब तोड़ दिया। यही बात है ना, तभी दिल्ली पैंथर बनी थी। अगर उनके अनुयायी आरपीआई को ठीक से खाद पानी दिए होते जमीन में तो बड़ा हुआ होता, लड़ता लोगों के लिए। लेकिन पहले ही तोड़ फाड़ के इतने खंड खंड में बट गया, हुआ आपके सामने, उस पर नहीं जा रहा मैं। धम्म 22 प्रतिज्ञा, वो भी एक पौधा लगाया था उन्होंने, प्लांट लगाया था कि लोग धीरे 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 समझेंगे। सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया था जिस चीज पे, उस पे बहुत ज्यादा हमारा फोकस नहीं। इंस्टीट्यूशन बनाने पे काम किया था। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तकरीबन 1340 पाउंड वहां के राजा महाराजाओं से चंदा लेकर आए थे कि हमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए हॉस्टल खोलने हैं, इंस्टीट्यूट खोलना है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, स्कूल कॉलेज खोले थे, अखबार निकाला था, प्रिंटिंग प्रेस खोला था, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज खोला था। वो तो बाबा साहब के जीवन काल में ही वो तो पेड़ बन चुका था। एम आई राइट पवार साहब? कॉलेज चल रहे थे ठीक ठाक, जमीन भी मिल गई थी, बड़ा जमीन मिला था औरंगाबाद में, यहां भी मिला था। 12 लाख रुपए उन्होंने सरकार से लिया था, अंग्रेज सरकार से, जिस 6 लाख रुपए उनको वापस करना था। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का कम से कम मेमोरेंडम पढ़िए, वो फल फूल गया था। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि उस संस्थानों से हम बाबा साहब जैसे स्टेट्समैन, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, फिलोसफर प्रोड्यूस करें? हमने किया क्या? मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं, देश का नामी गिरामी कॉलेज है, और साहब जैसे लोगों के बच्चे आते, जितने लोग आते हैं वो कहते हैं कि क्या करना है भाई? तो बेटा बेटी को आईएएस बनाना है। आईएएस भी तो एक सरकारी मुलाजिम ही है, बड़ा मुलाजिम है, लेकिन मुलाजिम ही है। जो पूरा समाज अपने बच्चे को सिर्फ अपर या लोअर क्लर्क बना रहा हो, वो हिस्टोरियन फिलोसोफर कैसे प्रोड्यूस करेगा? यह चुनौती है आपके सामने, यह बात समझिए, बार बार मैं कह रहा हूं। आपको पता है, अम्बेडकरनामा से 3 छात्रों को मैं स्पॉन्सर कर चुका हूं। एक को लंदन भेजा, एक को जर्मनी भेजा, एक को कलकत्ता के लिए स्पॉन्सर किया। अरे सरकारें तो आती जाती रहेंगी, समाज की तरह इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हुए, लाखों करोड़ों रुपए बने हुए हैं। अगर गायकवाड़ महाराज नहीं होते तो बाबा साहब ही नहीं होते, बॉम्बे में कहीं सूबेदार बने होते। क्या इस समाज की जिम्मेदारी नहीं थी? इतने लोग हैं, संगठन है, ये हर साल 50 बच्चे महाराष्ट्र से ही भेजते। अब कुछ लोग जा रहे हैं, अभी राजू केंद्र आया था मेरे पास, सूरज एंगड़े है, कई लोग जा रहे हैं, चेतना बढ़ रही है। कि आपको सोशल साइंटिस्ट कहां से लाएंगे इतिहास? अब इंजीनियर तो जाके इतिहास नहीं बताएगा, उसके लिए प्रोफेशनल आदमी चाहिए होते हैं। क्या हमने प्रोड्यूस किए? नहीं किए। मीडिया हाउस खोले? कुछ नहीं खोले। कोई इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन का कोई काम किया? बड़ा काम नहीं किया। इसलिए दोस्तों, मेरी गुजारिश यह है कि 2 तरह से होता है लड़ाई, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। और सबको एमएलए एमपी बनना जरूरी नहीं है। मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं बहुत पक जाता हूं। भैया मैंने कहा कि मैं आईएएस ओएएस की तैयारी नहीं करवाता, जिंदगी में तो फॉर्म ही नहीं भरा मैंने, मैं बचपन से ही बिगड़ा हुआ आदमी, मैं आईएएस ओएएस की तैयारी नहीं करवाना। बेटा बेटी को बिगाड़ना है तो मेरे पास भेजो, अदरवाइज कोचिंग खुला हुआ जाके मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में कोचिंग में पढ़वाओ। हम लीडर बनाते हैं, लीडर बनाना है तो इधर भेजो। तो नहीं, पूरा समाज अपने, सरकारी नौकरी बची कितनी है? तो हमारा मिशन मूवमेंट, खोबड़ागरे साहब गंभीरता से कह रहा हूं, रिटायर्ड लोग चला रहे हैं। नौजवान लोग जिनको इनकलाब करना चाहिए था, सड़कों पे आना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, उस सबको घर में छुपाए हुए हैं। और रिटायर होने के बाद मिशन चल रहा है। उनका मिशन जो लोग चला रहे हैं वो सब तरह के लोग हैं, नौजवान है, युवा मोर्चा है, चल रहा है। क्या बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का छात्र विंग नहीं खोला था? खोला था ना।
तो हम अपने अपने कंफर्ट जोन की बात की, एग्जैक्टली वही बात है। आपके फील्ड में सक्सेस मिलता है 24 साल की उम्र में, हाँ, बन गए आईएएस। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रीम जो है आईएएस बनना है। अरे इतना छोटा ड्रीम रखे हो, प्रधानमंत्री बनने का ड्रीम दिखाओ बच्चों को, बनाओ। अमर्त्य सेन बनने का ड्रीम दिखाओ गौतम साहब, तब ये मिशन आगे जाएगा। बाबा साहब इतना जिंदगी लगा के चले गए। आज अगर बाबा साहब यहां होते अभी, तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब के भी लोग मानते कि नहीं मानते, मुझे डाउट है। बाबा साहब एक सिंबल बन गए हैं, सबको वोट लेना है, किसी को कुछ करना है। तो आज भी बाबा साहब को मानते नहीं मानते, मुझे डाउट है, मैं शंका में पेश कर रहा हूं। क्योंकि प्रबुद्ध भारत आप बार बार बोलते हैं, तो प्रबुद्ध भारत के लिए प्रबुद्ध लोग चाहिए ना। यहां का काम है दीक्षा भूमि का काम है, इतने बुद्धिस्ट मॉन्क बने हुए हैं, संघ है, बौद्ध संघ है। पूरी धर्मांतरण पे मैं किताब ला रहा हूं, पूरे 250 पेज की। उनके पूरे पब्लिक स्पीचेस क्या है धर्मांतरण पे, ये सब सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप कम से कम अम्बेडकर नामा जाकर देख लीजिए, आपसे कोई चंदा थोड़ी मांगा हूं। 50 वीडियो धर्मांतरण पे बनाया हुआ है। मैं जानता हूं कि आप पढ़ नहीं सकते, समय का अभाव होगा, तो कम से कम आधा घंटा सुन लीजिए, रोज लोगों को सुनवा लीजिए। टेलीविजन खोल के बच्चों के साथ सुनिए, कम से कम बाबा साहब बोले क्या थे ये तो पता लगेगा। इसलिए बिगड़े हुए आदमी की तरह बिगड़ा हुआ बोला। और मैं सब बात अच्छे अच्छे के लिए नहीं बोलता हूं, खराब लगने के लिए बोलता हूं, क्योंकि वो मीठा से ज्यादा मीठा से शुगर हो जाता है। और चलते चलते आपको एक पन्ना दिखा देता हूं। एक तो रिपब्लिकन पार्टी का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, स्वतंत्रता, समानता, मित्रता और न्याय क्या है, इसको पढ़िएगा और मैनिफेस्टो जाके पढ़िए। दूसरा, सबको नेता बनना है, नेता लोग के लिए सुना देता हूं। उन्होंने 1956 में ही पार्लियामेंट के अंदर केटी शाह ने एक सवाल उठाया था कि पार्लियामेंट्रियन होने के लिए कुछ अर्हता होनी चाहिए, है ना, पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके जवाब में उन्होंने पूरा ये भाषण दिया। लेकिन उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने के लिए एक जो है ना ट्रेनिंग कॉलेज एस्टैब्लिश किया था कि जो भी एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, उसके पहला ऐसा कॉलेज भारत में था। उसके बाद आज तक वो नहीं बना। और उसमें रजिस्ट्रार नियुक्त हो गया था, प्रिंसिपल हो गया था, उनका कुछ लेक्चर होना था, तमाम होना था, लेकिन निर्वाण हो गया, परिनिर्वाण हो गया, दे नहीं पाए। उनका यह मानना था कि पढ़े लिखे लोग एक लीडर को अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसको इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र की समझ होनी चाहिए। ऐसे लीडर बनाते हैं आप लोग? नहीं। बेटा बेटी हमारा मैनेजमेंट गुरु, कलेक्टर, सेफ जोन में चला जाए तो लीडर कौन बनेगा? डीलर ही बनेगा ना। जब पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, हमारे बच्चे नहीं आएंगे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में नहीं पढ़ेंगे, क्यों इतना आप सेफ जोन में? सबको मिट्टी में मिलना ही है, 80 साल, 85 साल, 90 साल, उसका अमर थोड़े ही होने आया हो। कितना कंफर्ट चाहिए? कंफर्ट में रहना अच्छी बात है, मैं समझता हूं। मैं एसी में रहता हूं कि मेरा एफिशिएंसी बढ़ता है। मैं दिल्ली से अगर नागपुर आना है, बैलगाड़ी से आऊंगा, 1.5 महीना लगेगा, मुझे 1.5 घंटा में आना होता है, क्योंकि वापस जाके कॉलेज पकड़ना होता है। लेकिन एसी में रहना अच्छी बात है, उससे खून और विचारों के उबाल में ठंडापन आ जाना ये बुरी बात है। शुक्रिया, जय भीम।